वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। दोस्तों, जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो अक्सर करंट अफेयर्स के नाम पर बहुत सारी मैगजीन्स हो गया, वीडियोस हो गया, इन सब के जाल में हम उलझ जाते हैं। इसकी तैयारी कर रहे हैं, आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए करंट अफेयर्स बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आप जानते हैं कि जो PIB है वो एक बेस्ट सोर्स है इन एग्जाम्स के लिए। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, इस मैगजीन्स को पढ़ो या उस मैगजीन्स को पढ़ो, ये वीडियो देखूँ वो वीडियो देखूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा करंट अफेयर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्री और मेंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जितना अच्छा हो सकता है मैं आपको उतना अच्छा डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें आपको बेस्ट आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, डेली आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मान लीजिए कई चीज़ें रिपीट होती रहती है ना, आप क्या करिए, प्लेलिस्ट से जाके पूरा इसका रिवीजन कर लीजिए, सुनते रहिए। एक बार दो बार 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 रिवीजन करने से भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सारा सोर्स PIB से उठाया हुआ है, तो विश्वास करिए आपका पूरा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, अगर आप रियल में सच में शिद्दत से पढ़ते हैं तब। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125वीं जयंती और वैचारिक योगदान। तो इनकी 125वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसमें भारत सरकार इस ऐतिहासिक अवसर को 6 जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2027 तक पूरे 2 साल के लिए राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। इसीलिए 5 जुलाई 2026 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। वे जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम कैबिनेट में भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। राजनीतिक दल नेहरू जी के साथ मतभेद थे उनके, तो विशेषकर लियाकत जो नेहरू समझौता हुआ था उसके बाद इस्तीफा देकर इन्होंने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। और इसमें बताया गया है कि अखंड भारत और कश्मीर, वे जम्मू कश्मीर को प्राप्त जो विशेष दर्जा था आर्टिकल 370 के तहत, इसके पूर्ण विरोधी थे और भारत के पूर्ण राजनीतिक एकीकरण के समर्थन थे। अब आती यहाँ पे बात क्या थी, मैं आपको आराम से समझाती हूँ कि ये क्यों मनाई जा रही है। तो इसमें देखिए मुखर्जी जी हैं जो इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन्होंने देश की अखंडता, एकता, इन सब को बनाने के लिए अपना पूरा सब कुछ इन्होंने न्यौछावर कर दिया। इन्होंने बहुत सारा बलिदान दिया, राष्ट्रवाद की भावना के लिए युवाओं को प्रेरित किया। ठीक है, तो इसीलिए जो संस्कृति मंत्रालय है वो प्रदर्शनियां, सेमिनार, युवाओं को जागरूक कर रही है, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ठीक थे। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका जो जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता थे इनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और शिक्षक भी थे। अब ये जो थे स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर मुखर्जी जो थे भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री इनको बनाया गया था। जब 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत जब समझौता हुआ था, तो उसी की जो तुष्टीकरण की एक नीति थी उसका विरोध करते इन्होंने क्या किया, मंत्री पद से क्या किया, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और जो हम कहते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक की अभी बात की गई है, तो इन्होंने वर्ष 1951 में भारतीय जो जनसंघ था उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। यही जनसंघ आगे करके BJP है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ है। तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने की जब बात की जा रही थी तब इन्होंने एक नारा भी दिया था। क्या था? एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। एक देश में मतलब 2 विधान मतलब 2 कानून, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने ये नारा दिया था। तो इनका ये जो नारा है वो काफ़ी फेमस है। अब आते हैं आर्टिकल 370 की अगर बात हुई है तो थोड़ा सा यहाँ मैं भी बता देती हूँ। अगर आर्टिकल 370 की मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर जो था उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या था? विशेष राज्य का इसको दर्जा देने की बात की गई थी। मतलब इसकी वजह से क्या था, वहाँ का झंडा अलग, वहाँ का संविधान अलग, बाहर के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो इसका इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बहुत कड़ा विरोध किया था। और फिर आपने देखा कि 2019 में सरकार ने इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो ये आर्टिकल 370 था। आते हैं अब आगे। इसमें महत्वपूर्ण कीवर्ड की अगर बात करूँ, एक राष्ट्र एक प्रभुता, 1 नेशन 1 सॉवरेनिटी की बात की गई। तो यहाँ पे क्या है, यह राजनीतिक विचार एक प्रतिपादन करता है। यह राजनीतिक विचार यह प्रतिपादित करता है कि देश के भीतर किसी भी भौगोलिक इकाई का कोई अलग संवैधानिक जो ध्वज या प्रधान या स्वायत्त कानून नहीं होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 370 के तहत पहले कश्मीर में था। तो ये कहता है एक राष्ट्र एक संप्रभुता, यह एक राजनीतिक विचार है और ये कहता है कि किसी भी देश की भौगोलिक इकाई का कोई अलग संवैधानिक ध्वज, प्रधान या स्वायत्त कानून नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो, राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण रहे। तो ये था आपका एक महत्वपूर्ण कीवर्ड, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं कि कैसे इसमें प्री में पूछ सकता है। तो पहला है इसका
भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में लियाकत नेहरू समझौता 1950 का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने से इस्तीफा देने वाले नेता थे। तो ये थे आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए आप मेंस भी कैसे पूछ सकता है। अब ये है आपका मेंस का प्रश्न कि राष्ट्र निर्माण और भारत की राजनीतिक एकीकरण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वैचारिक योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 150 वर्ड 10 मार्क्स। अब इसमें भूमि इंट्रो में क्या दे सकते हैं, उनकी जो 25वीं जयंती है उनके संदर्भ में कुछ बातें लिख सकते हैं। शिक्षाविद थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे, भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, इन सब से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर मेन बॉडी पे आएंगे, उनका आर्थिक योगदान क्या था, जैसे प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में भारत की प्रारंभिक और औद्योगिक नीति की उन्होंने नींव रखी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा उनके बारे में जब आप पढ़ पाएंगे तभी उनके बारे में कुछ अच्छा लिख पाएंगे। राजनीतिक एकीकरण की आप बता दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर जो विशेष दर्जा था उसका इन्होंने विरोध किया, एक राष्ट्र एक विधान का नारा बुलंद किया और जिसने भविष्य के भारतीय राजनीतिक ढंग से प्रभावित किया। तीसरा बताएंगे सकारात्मक विपक्ष के बारे में बता सकते हैं कि बहुदलीय लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की, जो वर्तमान में बीजेपी कहलाती है। और कंक्लूजन क्या दे देंगे कि उनके विचार जो है वर्तमान भारत की संप्रभुता अखंडता की नीति में कैसे परिलक्षित हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताते हुए और बैलेंस वे में इसका समापन करेंगे आप। अब आते हैं विश्व जूनोसिस दिवस। ठीक है, विश्व जूनोसिस जो दिवस है वो 6 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और यह 6 जुलाई 1885 को एक महान वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, रेबीज का पहला सफल टीका इन्होंने लगाया था, उसी की याद में यह मनाया जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो प्रमुख तथ्य और इसमें नीतियां देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जूनोसिस की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय बैठक आयोजित की गई है। जूनोटिक बीमारियां वैश्विक स्तर पर 60% मानव संक्रामक रोग जानवरों से उत्पन्न होते हैं, जैसे रेबीज, ब्रुसलोसिस और एंथ्रेसिस निपाह। देखिए अब इसमें यह है कि मैंने आपको बता दिया कि 6 जुलाई को मनाया जाता है और 1885 को एक महान वैज्ञानिक हुए लुई पाश्चर, उन्होंने क्या किया था, रेबीज का टीका विकसित किया था, उन्होंने पहला सफल टीका लगाया था, उसी की याद में इसको मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम क्या है, तो 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। क्या है, एक विश्व एक स्वास्थ्य जूनोसिस की रोकथाम, ये इसका क्या है, थीम है। अब वन हेल्थ का दृष्टिकोण क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। वन हेल्थ की बात की गई है ना, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि चाहे इंसान हो, जानवर हो, या हमारे इन्वायरमेंट का स्वास्थ्य एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर जानवर ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण कैसे साफ रहेगा, और इंसानों से इसको क्या हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए वन हेल्थ इसके दृष्टिकोण की बात की गई। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोकथाम है तो एक राष्ट्रीय योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस के क्रियान्वयन के लिए क्या की है, एक अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित की है, जिसके तहत जो स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, पर्यावरण मंत्रालय, ये सब मिल करके क्या करेंगे, काम करेंगे। अब आते हैं जूनोटिक रोग होते क्या हैं, मैं समझाती हूँ आपको ये क्या होते हैं। तो ये एक संक्रामक रोग है। इन्फेक्शन की तरह की वजह से क्या होते हैं, जानवरों से किस में फैल जाते हैं, इंसानों में फैल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। मतलब ऐसे संक्रामक रोग या इन्फेक्शन जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं उनको जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो बीमारियां हैं इनसे देखिए मैं जो है ये रेबीज कैसे फैलता है, कुछ बीमारियों को आप नोट कर लीजिए। जैसे जो रेबीज होता है वो संक्रामित कुत्ते के काटने से फैलता है। ब्रुसलोसिस जो होता है वो कच्चा या बिना दूध, जो उबला हुआ जो दूध हम पी लेते हैं उसकी वजह से ब्रुसेलोसिस होता है। क्या होता है, ब्रुसेलोसिस होता है। एंथ्रेक्स जो होता है मवेशियों में के बैक्टीरिया से होता है। और निपाह जो होता है वो चमगादड़ के दूषित किए गए फलों से फैलता है। ठीक है, तो आप इनको चारों को याद रखिएगा कि ये किस तरीके से फैलता है। निपाह जो होता है चमगादड़ के खाए हुए जो फल खाने से या सूंडों के संपर्क में आने से फैलता है। और इसमें क्या होता है, दिमागी बुखार टाइप्स की बीमारी हो जाती है, अचानक बेहोशी आ जाती है। एंथ्रेक्स जो होता है मवेशियों के अगर आप सीधे संपर्क में रहते हैं, दूषित मांस और मिट्टी की वजह से भी हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होती है इससे। ब्रुसलोसिस जो होता है संक्रामित जो गाय भैंस या आप क्या उनका जो कच्चा या बिना उबला जो आप दूध पी लेते हैं उसकी वजह से बुखार वगैरह आता है, काफ़ी जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है। ये इस वजह से क्या हो जाता है, ब्रुसलोसिस आपको बीमारी हो सकती है। रेबीज पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये सब काट लेते हैं तो इनके काटने से फैलता है। और पानी से आपको डर लगने लगता है। तो मैंने शॉर्ट में बताया कि जो रेबीज है कुत्ते के काटने से, ब्रुसलोसिस कच्चा या बिना उबले दूध से फैलता है, एंथ्रेक्स मवेशियों के बैक्टीरिया से फैलता है, निपाह चमगादड़ के दूषित किए गए फलों से फैलता है।
तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे है महत्वपूर्ण कीवर्ड कि मैंने वन हेल्थ जो दृष्टिकोण था इसको मैंने समझाई दी। ये एक ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण है जो यह स्वीकार करता है कि मानव का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण में की स्थिति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र के बजाय तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुविषयक और सहयोग बनाना, जो कि मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। अब देखिए आपको मेंस में किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि बढ़ती जूनोटिक बीमारियां वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष एक गहरी चुनौती है। तो बढ़ती जो जूनोटिक बीमारियां हैं जो आपको इन्फेक्शन की वजह से फैल रही हैं, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। स्पष्ट कीजिए कि भारत जूनोटिक संकट से निपटने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण को किस प्रकार लागू कर रहा है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? पहले तो आप इसका इंट्रो बनाएंगे कि हाल ही में जो चर्चा में चल रहा है, जो विश्व जूनोसिस दिवस और कोविड-19 या निपाह जैसी बीमारियों के उदाहरण से आप इसके क्या करेंगे, इसका इंट्रो देंगे, फिर डेटा देंगे कि नई संक्रामक बीमारियों में से 75% जीनोटिक प्रकृति की, ये भी बता सकते हैं आप। फिर मेन बॉडी पे आएंगे, चुनौतियाँ क्यों बढ़ रही हैं, जैसे वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार, गहन पशुपालन, पर्यावरणीय जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से मानव पशु संपर्क का बढ़ना, भारत के क्या प्रयास है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क क्या है, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के बारे में बता सकते हैं, इसका उल्लेख कर सकते हैं। स्वास्थ्य, पर्यावरण, पशुपालन मंत्रालयों के बीच जो डेटा साझाकरण है, उनकी संयुक्त निगरानी प्रणाली है, उनकी स्थापना को समझाते हुए, मतलब आप इसमें और अच्छा बना सकते हैं इस टाइप की चीज़ें डाल के। फिर आगे वे फॉरवर्ड करके आप इसको समापन इसका कर सकते हैं, जैसे जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं का क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना, पशु चिकित्सकों, मानव डॉक्टरों के बीच समन्वय स्थापित करना, सामुदायिक जागरूकता वगैरह। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब थर्ड, ब्रिक्स बैठक 2026 सुरक्षा और सामाजिक सहयोग। ब्रिक्स बैठक 2026 सुरक्षा और सामाजिक सहयोग, यहाँ पे कि गुवाहाटी जो बैठक हुई है इसमें गृह मंत्रालय के तहत ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की प्रमुख बैठकों में गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। उसका उद्देश्य गोल्डन ट्रायंगल और वैश्विक ड्रग नेटवर्क को तोड़ना। कोच्चि की बैठक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कोच्चि में आयोजित की जा रही है। ठीक है, और ये कह रहा है कि गृह मंत्रालय के तहत जो ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की जो प्रमुख बैठक है वो गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है, गोल्डन ट्रायंगल और वैश्विक ड्रग जो नेटवर्क है उसको तोड़ना। और जो कोच्चि वाली जो बैठक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक है कोच्चि में आयोजित की जा रही है। तो दोनों को अलग अलग आप याद रखिएगा, महिला नेतृत्व वाले विकास पर यह केंद्रित है। तो मैंने क्या बताया इसमें, जुलाई 2026 में गुवाहाटी असम में ब्रिक्स देशों के ड्रग कंट्रोल एजेंसियों की प्रमुख 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। क्या मैंने कहा, 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। किस उद्देश्य से? ड्रग कंट्रोल एजेंसियों की है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, क्या करना, गोल्डन ट्रायंगल और जो वैश्विक जो ड्रग नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से तोड़ना, इनका क्या है, मेन उद्देश्य। इसके अलावा डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी, समुद्री रास्तों से होने वाली जो ड्रग्स तस्करी है उस पर क्या करना, लगाम लगाना। अब बात आई है गोल्डन ट्रायंगल है क्या, गोल्डन ट्रायंगल है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का वो इलाका है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का ये साउथ ईस्ट जो एशिया है उसका ऐसा वो इलाका है जो अफीम और ड्रग्स उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। इसमें 3 देश शामिल हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। क्या है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। भारत की सीमा इसके पास होने की वजह से जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गया, ये सब क्या आ जाते हैं, ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं, तो जल्दी आ जाती है। इसीलिए ये बैठक गुवाहाटी असम में की जा रही है। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में की जा रही है। ठीक है, कोच्चि की अगर बात करूँ, कोच्चि केरल में, तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2026 में ही कोच्चि केरल में ब्रिक्स महिला कार्य समूह और महिला मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, तो क्या है, ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप और महिला मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है कोच्चि में। तो इसका फोकस ये है कि महिला नेतृत्व वाला जो विकास है, वुमेन लेड डेवलपमेंट पर यह केंद्रित है। इसमें महिलाओं को डिजिटल, वित्तीय भागीदारी, जो उनकी लीडरशिप होगी, उद्यमिता, तो इन सब को बढ़ावा देने की बात की गई है यहाँ पे। किस वाले में? ब्रिक्स महिला कार्य समूह की जो बैठक हुई है वहाँ पे। तो देखिए, एक शब्द है यहाँ पे आपने पढ़ा अभी, ड्रग्स टेरर नेक्सस, इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या है ये? जब नशीले पदार्थ की तस्करी से कमाया गया जो पैसा होता है
जो ड्रग्स होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनकी तस्करी से जो कमाया गया जो पैसा होता है वो आतंकवाद की फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो उस गठबंधन को ड्रग्स टेरर नेक्सस कहा जाता है। ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, तो आप इसको याद रखिएगा। जो ड्रग माफिया और आतंकवादी जो संगठन होते हैं मिलकर काम करते हैं, तो माफियाओं को क्या मिल जाती है? सुरक्षा मिलती है, और आतंकवादियों को हथियार खरीदने के लिए भारी मात्रा में पैसा मिल जाती है। तो ब्रिक्स देश जो है इसी सांठगांठ को तोड़ने के लिए मिलकर काम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अब आती है ब्रिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रिक्स तो इसका जो कब आया ब्रिक्स? 2001 में जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, क्या नाम था उनका? जिम ओनील। दुनिया की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नाम जो था वो ब्रिक के नाम से गढ़ा गया था। पहले मतलब ब्रिक था, बाद में आपका एस जुड़ गया। अब एस क्यों जुड़ा ये बात बताऊंगी। तो देखिए भारत इसमें कम शामिल हुआ, तो ये पहले याद रखना, ये आपका 2009 में भारत इसका 2009 से भारत इसका हिस्सा है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी, ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री की जो पहली बैठक हुई थी 2006 में, इसका पहला औपचारिक जो शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रसिया के यकेतिनबर्ग में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। जो मुख्यालय है ब्रिक्स का, कोई औपचारिक सचिवालय नहीं है, लेकिन इसका न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका एनडीबी, तो एनडीबी का जो मुख्यालय है इसका संघाई चीन में स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? BRICS। बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, और सी से हो गया चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपका लास्ट में जुड़ा हुआ है। 2024 में 4 नए देश जुड़े हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE। इनके जुड़ने के बाद भी इस संगठन का नाम नहीं बदला गया है, जिसे आज भी हम क्या कहते हैं? ब्रिक्स ही बोलते हैं ये। ठीक है, अब देखिए इसका जो पहला सम्मेलन कब हुआ? तो 2009 में हुआ था। 2024 में इसमें 4 नए देश जुड़ गए हैं, जो कि मैंने अभी बता दिया है। अब ये मैं इसका जो सबसे पहले विचार किस कब आया था? तो 2001 में जिम ओनील ने दिया था। 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। इसकी शुरुआत में सिर्फ ये ब्रिक था, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया तब इसका नाम बदल कर ब्रिक्स हो गया, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, यानी भारत इसमें शुरू से ही शामिल है। ठीक है, अब इसमें 1 जनवरी 2024 से बहुत सारा इसमें विस्तार हुआ है। इसमें 4 नए देश कौन कौन से जुड़े हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, UAE। मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE, ये फैक्ट है, आप इनको याद रखिएगा। ब्रिक्स देशों का अपना खुद का एक बैंक है, जिसे क्या कहते हैं? एनडीबी कहा जाता है, और इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कोच्चि में आयोजित की जा रही है। महिला नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित है। अब आते हैं यहाँ पे ड्रग टेरर नेक्सस की। मैंने बात बताई कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित धन का उपयोग सीमा पार आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किए जाने की साठगांठ को ड्रग टेरर नेक्सस कहा जाता है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब आते इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है? मादक पदार्थों की तस्करी केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है। मादक पदार्थों की तस्करी केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि इस राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है। इस खतरे से निपटने में ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों की जो भूमिका है उसका विश्लेषण कीजिए। तो आप कैसे इसको लिखेंगे? पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में आप अपने तरीके से जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एक हिंट के रूप में बताया हुआ है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है वो बताते हुए आपको गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच होने की बात बताते हुए नशीली दवाओं का जो खतरा है, गृह मंत्रालय की जो गुवाहाटी जो ब्रिक्स बैठक के संदर्भ में, थोड़ा यहाँ से आप इंट्रो की शुरुआत भी कर सकते हैं। फिर आप मेन बॉडी में आ जाएंगे। सुरक्षा आयाम उसके बताएंगे कि ड्रग्स से जो प्रावधान है उसका प्रयोग, जो हथियार है उनकी तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, और जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद को जो बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से होता है, तो और ड्रग टेरर नेक्सस जैसे कीवर्ड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्रिक्स की भूमिका क्या है, सदस्य देश कौन कौन से हैं, इन सब के बीच जो खुफिया सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान, डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाली ड्रग फंडिंग, इन सब की बात यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा मादक पदार्थ मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति है, तो वैश्विक, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को अनिवार्य बताते हुए इस तरीके से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। आप क्या करिए, आप इनकी मीन्स आंसर राइटिंग हो सके तो करते रहा करिए। 1 या 2 प्रश्न ऐसे हैं यहाँ से उठा के अगर आप करते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर बेस्ड जो आपका मीन्स की आंसर राइटिंग रहेगी वो आपकी होती रहेगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 4th है यहाँ पे आपका कि रक्षा क्षेत्र प्रोजेक्ट 17A INS महेंद्रगिरी। अब ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है। ये 6ठा स्वदेशी फ्रिगेट महेंद्रगिरी रक्षा मंत्रालय द्वारा कमीशनिंग के लिए तैयार है। इसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है? यह भारत की आत्मनिर्भरता और हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को सशक्त करता है। अब यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात की गई है। ठीक है, तो अब ये क्यों चर्चा में है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्यों चर्चा में है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए,
इसमें 11 जुलाई 2026 को INS महेंद्रगिरी को औपचारिक रक्षा क्षेत्र प्रोजेक्ट 17A INS महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A इसके तहत क्या है कि भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है। छठा स्वदेशी फ्रिगेट महेंद्रगिरी रक्षा मंत्रालय द्वारा कमीशनिंग के लिए तैयार है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो है भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा और 11 जुलाई 2026 को INS को महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से किसमें नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना छठा स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो मुंबई के मझगांव डॉक ने बनाया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्टील्थ तकनीकी से बना हुआ है, यानी जो दुश्मन का जो रडार है उससे ये बचकर अचूक हमला कर पाएगा। तो इस तरीके से निर्मित है। और पहली बात तो ये कि जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये भी बताया है कि हिंद महासागर के लिए एक मजबूत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। और जिसका मतलब इसका मतलब है कि ऐसा देश जो ना सिर्फ खुद की रक्षा करे बल्कि पूरे समुद्री क्षेत्र में जो छोटे छोटे देश हैं उनकी भी सुरक्षा का जिम्मा ले सके। ठीक है, तो INS महेंद्रगिरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, भारतीय नौसेना का एक नया और आधुनिक युद्धपोत है, वॉरशिप है, जिसे हाल ही में इसको शामिल किया गया है। पूरी तरह से भारत से बना हुआ है। कैसा स्वदेशी है, खास इसलिए है क्योंकि स्टील्थ युद्धपोत है। अभी मैंने बताया इसमें ये वाली टेक्नोलॉजी यूज हुई, स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। तो इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब आता है इंपॉर्टेंट, इसका कीवर्ड है कि आपका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या है। एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई देश भारत एवं हिंद महासागर में अपने समुद्री पड़ोस के में सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करने, समुद्री डकैती रोकने और आपदाओं के समय सबसे पहले राहत पहुंचाने की क्षमता व इच्छा रखता है, जिससे पूरे क्षेत्र में क्या बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। और भारत शांति को लेकर के चलता है और ये कभी भी किसी देश में कोई आपदा वगैरह आती है तो भारत सबसे पहले आगे बढ़कर उसकी सहायता करने का प्रयास करता है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने इस 5 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर्स हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्लेलिस्ट से जाकर पिछला रिवीजन कर लीजिएगा, वहाँ से आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका बेस काफ़ी अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।